कवि कालिदास ये भारत के 4वीं शताब्दी के महान कवि, लेखक, साहित्यकार थे। गुप्ता साम्राज्य के राजाओं के दरबार में इन्हें संरक्षण तो मिला ही था, लेकिन धरा प्रांत के राजा भोज भी इन्हें बहुत पसंद करते थे। जब वे 5 बरस के भी नहीं थे, उनके माता पिता का देहांत हो गया। एक गरीब ग्वाले ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। क्योंकि वे ग्वाले के बेटे थे, इसलिए दही, दूध, मक्खन इस सब की कोई कमी नहीं थी और देखते ही देखते कालिदास जी एक अच्छे दिखने वाले हट्टे-खट्टे युवक हो गए। कालिदास जी अपनी गायों को, बकरियों को चरवाने ले जाते थे और बाकी के समय में पास के काली मां के मंदिर में ध्यान करते हुए बैठे रहते थे और इसलिए उनका नाम कालिदास पड़ गया। पास में बनारस के एक राजा थे। उनकी बेटी थी विद्योत्मा। कहीं कहीं पर उनका नाम वासंती भी बताया गया है। राजा और रानी को विद्योत्मा का विवाह कराना था। विद्योत्मा संस्कृत और धर्म ग्रंथों का बहुत ज्ञान रखती थी और अपने पिता से कहा कि उन्हें उसके स्वयंवर के लिए उनके प्रांत में एक स्पर्धा रखनी होगी। जो भी उस स्पर्धा के लिए आएगा, विद्योत्मा उनसे संस्कृत और धर्म ग्रंथों से जुड़े हुए प्रश्न पूछेंगी और जो भी उसके प्रश्नों का सही उत्तर देगा, विद्योत्मा उससे विवाह करेगी। उस प्रांत में संस्कृत के एक विद्वान पंडित थे, वारारुचि। विद्योत्मा को वारारुचि अधिक पसंद नहीं थे, विवाह के लिए तो बिल्कुल पसंद नहीं थे। स्पर्धा का दिन आया और उस स्पर्धा में वारारुचि भी आए। वारारुचि के सामने विद्योत्मा ने अपनी एक कंडीशन रखी। वो कंडीशन यह थी कि वो अपने प्रश्नों को मूक होकर पूछेंगी। वारारुचि को यह स्वीकार्य था। स्पर्धा शुरू हो गई। विद्योत्मा ने अपनी एक उंगली वारारुचि की ओर आगे की। बेचारे वारारुचि को कुछ समझ में नहीं आया। वे उस स्पर्धा को हार गए। उस राजमहल को छोड़कर निकल गए। घर की तरफ जब वे चलते हुए जा रहे थे, तब उनके रास्ते में दोनों तरफ पेड़ थे। एक पेड़ के ऊपर एक व्यक्ति जिस डाल पर बैठा हुआ था, उसी डाल को आगे से अपनी कुल्हाड़ी से काट रहा था। वो और कोई नहीं, कालिदास जी थे। ऊपर देखकर वारारुचि ने उनसे कहा कि वो नीचे गिर जाएंगे, लेकिन कालिदास जी नहीं माने। उस डाल को आगे से काटते रहे और वारारुचि आगे निकल गए। कालिदास जी उस पेड़ से नीचे गिर गए। दौड़ते हुए कालिदास जी वारारुचि के पास गए और उनसे पूछा कि उन्हें कैसे पता था कि वे उस डाल से गिर जाएंगे, और स्वयं के भविष्य के बारे में और बताने के लिए कहा। वाराणसी को पीछा छुड़ाना था और कालिदास जी से कहा कि उनका विवाह एक राजकुमारी के साथ होगा। कालिदास का कहना था कि आसपास तो कोई राजकुमारी नहीं है, तो वे ऐसा कैसे कह रहे हैं। फिर वाराणसी को एक योजना सूझी और कालिदास को एक पंडित ब्राह्मण की तरह तैयार करके विद्योत्मा के उस स्वयंवर में वे लेकर गए। सबसे पहले कालिदास जी ने राजा पर फूल बरसाते हुए राजा को आशीर्वाद देते हुए उष्ट्रा कहा, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है ऊंट। वाराणसी ने कालिदास जी को ओम स्वस्तिय कहने के लिए कहा था, जो एक आशीर्वाद होता है, और उस स्थिति को बचाने के लिए वाराणसी आगे आए और कहा कि कालिदास जी ने राजा को आशीर्वाद ही दिया है, लेकिन वह आशीर्वाद एक लंबा वाक्य है। यदि उस वाक्य के हर शब्द के पहले अक्षर को लिया जाए और उन अक्षरों को जोड़ा जाए, उ श त र, तो वो उष्ट्रा होता है। इसलिए कालिदास जी ने राजा को आशीर्वाद दिया है। फिर वाराणसी ने कालिदास जी की ओर से वहां पर एक कंडीशन रखी। कंडीशन यह थी कि जिस तरह से विद्योत्मा मूक होकर प्रश्न पूछेंगी, कालिदास जी भी मूक होकर ही उत्तर देंगे, और इस कंडीशन को विद्योत्मा ने स्वीकारा। स्पर्धा शुरू हो गई। विद्योत्मा ने अपनी एक उंगली कालिदास जी की ओर की। कालिदास जी को लगा कि विद्योत्मा उनकी एक आंख निकालने की बात कर रहे हैं, और कालिदास जी का सोचना था कि यदि वो उनकी एक आंख निकालेंगी तो वो उनकी 2 आंखें निकालेंगे, और अपनी 2 उंगलियां आगे की। विद्योत्मा का प्रश्न था कि इस जग में जो सबसे पावन है, पवित्र है और जो अनंत तक रहेगा, वो ईश्वर है। लेकिन हर मनुष्य के मन में भी तो ईश्वर है। इसलिए एक नहीं 2 सूत्र है, और इसलिए विद्योत्मा के अनुसार कालिदास जी का वो उत्तर सही था। फिर विद्योत्मा ने कालिदास जी की ओर अपनी 5 उंगलियां आगे की। कालिदास जी को लगा कि वे उन्हें थप्पड़ मारने की बात कर रही हैं, और कालिदास जी का मानना था कि यदि वे उन्हें थप्पड़ मारेंगी तो वे उन्हें मुक्का देंगे, और अपना एक मुक्का आगे किया। विद्योत्मा पंचभूतों की बात कर रही थी, धरती, जल, वायु, आकाश, अग्नि। लेकिन जब वे 5 भूत मिल जाते हैं, मनुष्य के शरीर में एक हो जाते हैं। और विद्योत्मा के अनुसार कालिदास जी का यह उत्तर भी सही था, और उस स्पर्धा को कालिदास जी जीत गए। विद्योत्मा और कालिदास जी का वहां पर विवाह रचा दिया गया। विवाह के बाद कालिदास जी विद्योत्मा को अपनी सरल साधारण कुटिया में लेकर गए। एक दिन कुटिया के बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। वो ऊंट की आवाज थी, और किसी तरह से कालिदास जी ने उस्तरा कहा। विद्योत्मा को समझ में नहीं आ रहा था कि संस्कृत के इतने विद्वान पंडित होने के बावजूद वे उस्तरा ठीक से क्यों नहीं बोल पा रहे थे। और कालिदास जी ने विद्योत्मा को बताया कि वे संस्कृत के विद्वान पंडित नहीं हैं,
वे तो केवल एक ग्वाले के बेटे हैं। और विद्युत्मा को समझ में आया कि वारारुचि ने उसे ठगा है। कालिदास जी से बहुत क्रोधित हुई वहां से जाने के लिए कहा। कालिदास जी कुछ नहीं बोले, वहां से चले आए। पास के काली मां के मंदिर में कई दिनों तक ध्यान करते हुए बैठे रहे। काली मां से निवेदन करते रहे कि वे उन्हें संस्कृत का ज्ञान दे। कई दिनों के बाद जब उन्हें जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने काली मां के पास के कोयते को उठाया और स्वयं की बलि देने का प्रयास किया। और अचानक उन पर एक प्रभाव आया। वे संस्कृत बोल और लिख पा रहे थे। वे लौटकर अपनी पत्नी के पास गए। कालिदास जी को अपनी ओर आते हुए जब विद्युत्मा ने देखा, तब उनसे पूछा, अस्ति कश्चित वाग्विशेषा, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है कि क्या आपने आज कुछ विशेष सीखा है। और कालिदास जी ने अपनी पत्नी से कहा कि वे काली मां की आशीर्वाद से संस्कृत बोल और लिख सकते हैं, और ये सब उनकी वजह से हुआ है, विद्युत्मा की वजह से। और आज से विद्युत्मा उनकी पत्नी नहीं, उनकी गुरु है। क्योंकि कालिदास जी ने विद्युत्मा को पत्नी का दर्जा नहीं दिया, इसलिए विद्युत्मा क्रोधित हो गई और वहां से जाने के लिए कहा। कालिदास जी कुछ नहीं बोले, वहां से निकल गए। चलते चलते वे जंगलों के रास्ते से जाते थे। धरती माँ की सुंदरता से वे बहुत प्रभावित होते थे। धरती माँ की सुंदरता पर, बदलते ऋतुओं पर उन्होंने कई सारी रचनाएं रची। उनके रास्ते में जो भी राजाओं के प्रांत आते, उनके दरबारों में वे जाते, अपनी रचनाएं कविताएं सुनाते थे। ऐसे ही एक राजा थे धरा प्रांत के राजा भोज। एक दिन राजा भोज ने अपने दरबार के कवियों के सामने कुछ शब्द रखे, तातम ततम तम, तातम ततम ता, और उनसे कहा कि उन्हें उन शब्दों को लेकर एक कविता रचनी होगी। किसी को भी उन शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आ रहा था, और कालिदास जी आगे आए और अपनी रचना प्रस्तुत करते हुए कहा कि जब रानी अपने हाथों में सोने के कटोरे में चंदन का लेप लेकर सीढ़ियों से चलती हुई राजा के कक्ष की ओर जा रही थी, तब उनके हाथों से वह कटोरा सीढ़ियों से गिरता हुआ तातम ततम तम, तातम ततम ता करता हुआ नीचे आया। राजा को कालिदास जी की रचना बहुत अच्छी लगी और उन्होंने उन्हें अपने प्रांत में, अपने दरबार में संरक्षण दिया। कालिदास जी अब नाटक लिखने लगे थे। मलविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वश्यम, अभिज्ञान शकुंतला, ये कालिदास जी के लिखे हुए कुछ नाटकों के नाम हैं। अभिज्ञान शकुंतला वो पहला भारतीय नाटक था जिसका अनुवाद किसी पाश्चात्य देश की भाषा में किया गया था, और इसका श्रेय जाता है सर विलियम जोन्स को। ऋतु संहारा, मेघदूत, ये कालिदास जी के लिखे हुए कुछ खंड काव्यों के नाम हैं। कुमार संभवा, रघुवंशा, ये कालिदास जी के लिखे हुए कुछ महाकाव्य एपिक्स हैं। कुमार संभवा में उन्होंने मां पार्वती के जीवन के बारे में लिखा है, और रघुवंशा में उन्होंने भगवान श्री राम के फैमिली ट्री के बारे में लिखा है। लेकिन आगे चल के कालिदास जी के बीच और राजा भोज के बीच विवाद होने लगा, क्योंकि राजा भोज का उनसे कहना था कि अन्य लोगों की तरह वे उनकी प्रशंसा में कभी कुछ लिखते नहीं हैं। कालिदास जी का उनसे कहना था कि वे किसी नश्वर की प्रशंसा में नहीं लिख सकते, वे केवल ईश्वर की प्रशंसा, धरती माँ की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए लिख सकते हैं। और उन दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि कालिदास जी ने राजा भोज के दरबार को छोड़ दिया और कहीं दूर रहने लगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद राजा भोज उन्हें मिस कर रहे थे और फिर से अपने दरबार में चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने एक योजना रची। राजा ने अपने प्रांत में यह घोषणा की कि जो व्यक्ति उनके दरबार में आकर उन्हें ऐसी कविता सुनाएगा जो उन्होंने कभी भी नहीं सुनी है, तो वे उस व्यक्ति को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। राजा ने पहले से ही अपने दरबारियों को, मंत्रियों को समझा के रखा था कि जो भी व्यक्ति, जो भी कवि दरबार में आकर कविता प्रस्तुत करेगा, उन्हें उस कविता को सुनकर कहना होगा कि उन्होंने उस कविता को पहले सुना है। जब तक कालिदास जी लौटकर दरबार में नहीं आते हैं, तब तक। कालिदास जी को शायद उन कवियों के लिए बुरा लगा। उन्होंने कविता लिखनी शुरू कर दी। उनकी कुटिया के बाहर एक व्यक्ति जा रहे थे। उस व्यक्ति को बुलाकर अपनी लिखी हुई कविता उसे दी और उसे कहा कि वो राजा भोज के दरबार में जाकर प्रस्तुत करे। उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी, जिन्हें वो रख सकता है। वह व्यक्ति राजा भोज के दरबार में गया और कविता प्रस्तुत करते हुए कहा कि कई वर्षों पहले आपके पिता ने मुझसे 91 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ली थी। क्या आज वो समय नहीं आया है राजा भोज कि आप मुझे वो 91 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लौटा दें? ये सुनकर दरबारी सोच में पड़ गए। यदि वे कहेंगे कि उन्होंने उस कविता को सुना है, तो उस व्यक्ति को 91 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। लेकिन यदि कहेंगे कि नहीं सुना है, तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार देना होगा, और कालिदास जी तो मिले भी नहीं थे। राजा ने उस व्यक्ति को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार दिया और उससे कहा कि वो सच सच बताए वो कविता किसने लिखी है।
व्यक्ति राजा को कालिदास जी के पास लेकर गए। दोनों के बीच सुलह हो गई और कालिदास जी लौटकर राजा भोज के दरबार में आ गए। और फिर से कुछ दिनों के बाद दोनों के बीच विवाद हो गया और कालिदास जी दरबार को छोड़कर दूर रहने लगे। राजा फिर से कालिदास जी को मिस करने लगे थे और इस बार भेष बदलकर वे कालिदास जी से मिलने गए। कालिदास जी से कहा कि वे धरा प्रांत से आए हैं। कालिदास जी ने उनसे राजा भोज के बारे में पूछा और वो व्यक्ति जो और कोई नहीं स्वयं राजा भोज थे, उन्होंने कहा कि राजा भोज का देहांत हो गया है। कालिदास जी का दिल टूट गया और उन्होंने राजा भोज की प्रशंसा में एक कविता रचते हुए कहा कि धरा प्रांत की नींव पूरी तरह से हिल चुकी है, पंडितों विद्वानों के सिर से छत्रछाया हट चुकी है, क्योंकि मां सरस्वती के सबसे बड़े प्रशंसक राजा भोज इस धरती पर नहीं रहे हैं। फिर उस व्यक्ति ने अपना असली रूप आगे किया। राजा भोज और कालिदास जी के बीच सुलह हो गई और राजा भोज ने कालिदास जी से कहा कि उनके जीवन काल में उन्हें उनके मुंह से उनकी प्रशंसा में कुछ शब्द तो सुनने मिले। और कालिदास जी ने उस कविता को परिवर्तित करते हुए कहा कि धरा प्रांत की नींव आज भी बहुत मजबूत है, पंडितों विद्वानों के सिर पर मजबूत छत्र छाया है, क्योंकि मां सरस्वती के सबसे बड़े प्रशंसक राजा भोज इस धरती पर है। और वे लौटकर दरबार में आ गए, लेकिन फिर से विवाद हो गया और इस बार कालिदास जी दूर श्रीलंका चले गए। वहां पर राजा कुमारदास का शासन था। राजा कुमारदास को भी कला, संस्कृति, साहित्य इन चीजों में बहुत रुचि थी। कवि कालिदास लेकिन राजा कुमारदास के दरबार में नहीं गए। कुछ दिनों तक वे एक नर्तकी के घर पर रहे। एक दिन जब नर्तकी बाजार गई तब वहां पर राजा के दरबार से एक दूत आया और घोषणा की कि राजा ने कुछ पंक्तियां दी है। एक कमल को दूसरे कमल से पनपने के बारे में मैंने सुना है, क्या कभी तुमने इसे देखा है? जो भी व्यक्ति इन पंक्तियों को पूरा करेगा और यदि राजा को उसकी लिखी हुई पंक्तियां पसंद आएंगी, अच्छी लगेंगी, तो राजा उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार देंगे। नर्तकी ने घर जाकर कालिदास जी को इसके बारे में बताया। कालिदास जी उन पंक्तियों को पूरा करने के लिए लिखने बैठे। एक कमल को दूसरे कमल से पनपने के बारे में मैंने सुना है, क्या कभी तुमने इसे देखा है? हाँ, मैंने देखा है। तुम्हारे कमल रूपी चेहरे पर, तुम्हारे कमल रूपी आंखों को मैंने देखा है। कालिदास जी उस कविता को पूरा करते हुए लिखते जा रहे थे और नर्तकी उनके पीछे खड़ी थी और उनकी लिखी हुई कविता को देखकर नर्तकी को समझ में आ रहा था कि इस कविता के लिए राजा अवश्य 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देंगे। नर्तकी ने कालिदास जी के पीठ में एक खंजर भोंका और उनकी लिखी हुई कविता को राजा कुमारदास के दरबार में लेकर गई। कविता सुनने के बाद राजा कुमारदास बहुत प्रसन्न हुए और नर्तकी को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। लेकिन राजा कुमारदास को कुछ संदेह हो रहा था और नर्तकी से सच सच कहने के लिए कहा। नर्तकी उन्हें अपने घर पर लेकर गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कालिदास जी का देहांत हो चुका था। राजा कुमारदास बहुत दुखी हुए थे। कहते हैं कि जब कालिदास जी का अंतिम संस्कार किया गया था, तब राजा कुमारदासा ने उनकी उस चिता में कूदकर अपनी जान दी थी। ये थी भारत के महान कवि, लेखक, साहित्यकार कवि कालिदास जी के जीवन के बारे में कुछ बातें। यदि आप और जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं।